नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे समाज शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल किया गया है, जिसका नाम है इरविन गॉफमैन। तो इरविन गॉफमैन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विश्व के एक महानतम समाजशास्त्रियों में से एक इरविन गॉफमैन का जन्म कनाडा में हुआ था, लेकिन इन्हें एक अमेरिकन समाजशास्त्री के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। अपने अभिनय शास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किया, इस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से विश्व में एक महत्वपूर्ण पहचान स्थापित करी है इरविन गॉफमैन ने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यूजीसी नेट का आज का हमारा ये टॉपिक इरविन गॉफमैन के बारे में। अब इरविन गॉफमैन का टॉपिक आपके सेट के सिलेबस में भी शामिल है और यूजीसी नेट में भी शामिल है। बहुत से स्टेट पीएससी में शामिल है और बहुत से स्टेट पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में इस टॉपिक को शामिल नहीं भी किया गया है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप भी जरूर इसको पढ़िएगा। कभी कभी सामान्य से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं स्टेट लेवल पर होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। तो यूजीसी नेट के सिलेबस में तो उसको मेंशन किया ही गया है। तो चलिए, यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और जून 2025 में आपका एग्जाम है और आपको लगता है कि अभी आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 30 मई 2025 को हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 70% सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। 30 मई को हमारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि आपके पास जून का पूरा महीना होगा रिवीजन के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैच को, हमारे सिलेबस को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नया बैच होगा यूजीसी नेट के लिए, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें दिसंबर में देना है, अभी से क्यों पढ़ें। तो हमारा जो कोर्स है वो इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। यानी आप अगर अभी भी कोर्स लेते हैं तो अभी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके जून के एग्जाम के लिए भी आपके पास मटेरियल पहले से उपलब्ध रहेगा। आपको बार-बार कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा 6-6 महीने में। तो 1 साल तक के लिए कोर्स आपको उपलब्ध रहेगा हमारे कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जून 2025 वाला देने वाले हैं या फिर भले ही आप दिसंबर 2025 में एग्जाम देने वाले हो, ठीक है? दोनों ही एग्जाम के लिए हमारा सिलेबस, हमारा कोर्स, माफ कीजिएगा, हमारा जो बैच है, हमारा कोर्स है, वो आपके काम जरूर आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है इरविन गॉफमैन के बारे में। जब हम इरविन गॉफमैन की बात करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से लोग केवल बेसिक पढ़ लेते हैं और बेसिक पढ़ के ही चले जाते हैं। बहुत से लोग इतने डिटेल में पढ़ते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं चीजों को, क्योंकि आपके पास किताबें अच्छी नहीं होती हैं। ज्यादातर स्टूडेंट जो है इस यूजीसी नेट में आजकल तैयारी करने वाले, वो या तो सीधा सीधा एकदम रामबाण किताबों पे उतर के आ गए हैं। यानी वो ऑथेंटिक किताब पढ़ना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बने बनाए सब कुछ मिल जाए, उस बनी बनाई किताब पर डिपेंडेंट हो जाए। भले उस किताब पर कचड़ा भरा हो, भले उस किताब में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बस केवल हेडिंग लिखी होती है इरविन गॉफमैन। अंदर क्या लिखा है बस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस लिखा हुआ है। ऐसी किताबें मत पढ़िए, कम से कम ऑथेंटिक किताबें पढ़िए। ऑथेंटिक किताबों से पढ़ के जाएंगे तो चीजों को बेहतर समझ पाएंगे कम से कम। क्लियर है? तो चलिए, अगर आपने नहीं भी पढ़ी ऑथेंटिक किताबें, तो कम से कम इस वीडियो को देख लीजिए, इस लेक्चर को देख लीजिए। हमारे कोर्स के माध्यम से जुड़कर आप अपनी जानकारी को और पुख्ता बना सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो इरविन गॉफमैन की हम बात करें तो इरविन गॉफमैन का जो सबसे बड़ा इनका विचार है, याद रखिएगा, वो है माइक्रो सोशियोलॉजी। बहुत ही माइक्रो स्तर पर जाकर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया है। अभी तक हमने पढ़ा था संघर्षवादी विचार, हमने पढ़ा प्रकारवाद, हमने पढ़ा संरचनावाद, याद रखिएगा, ठीक है? संरचनावादी हमेशा समाज की संरचना पर जोर देते हैं, सामाजिक संस्थान, सामाजिक इकाइयों की संरचना पर जोर देते हैं। प्रकारवादी संस्थाओं के प्रकारों पर जोर देते हैं। संघर्षवादी परिवर्तन पर जोर देते हैं। लेकिन इरविन गॉफमैन बात करते हैं माइक्रो सोशियोलॉजी की, यानी वो उन सामाजिक घटनाओं का जिनको बड़ा सामान्य सी घटनाएं मानते हैं, उनके पीछे छुपे हुए अर्थों को समझने की बात करते हैं। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बस में चढ़ने वाला है, बस स्टॉप पे भीड़ लगी हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग एक लाइन, कतार बना के, क्यू बनाकर एक लाइन में चढ़ते हैं। कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं कर रहा है। ये कोई नियम नहीं था, लेकिन समाज के लोगों ने इस नियम को बनाया और इस नियम का पालन कर रहे हैं ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। इरविन गॉफमैन कहते हैं जब इस स्तर पर जाके हम चीजों को समझेंगे, तब हम समाज शास्त्र को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तब हम समाज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यानी इस छोटे स्तर पर जाकर चीजों को समझना, इतने बारीक स्तर पर जाकर। यही कारण है कि माइक्रो सोशियोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। माइक्रो सोशियोलॉजी का आपके फादर ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी कहा जाता है किसको? इरविन गॉफमैन को।
तो पहला क्वेश्चन इनसे बन सकता है, माइक्रो सोशियोलॉजी के जनक कौन है? आंसर क्या आएगा? इरविन गॉफमैन। किससे जुड़े हुए हैं? जब भी इरविन गॉफमैन जो की हम बात करते हैं तो इरविन गॉफमैन का पूरा फोकस था कि दो लोगों के बीच में जब अंतःक्रिया हो रही है, वो जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन का आधार क्या है, उस अंतःक्रिया का कारण क्या है, उसका आधार क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, और वो अंतःक्रिया कैसे हो रही है। यही कारण है कि जो अमेरिका में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद उभर कर सामने आया जॉर्ज मीड और हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा, उसी अमेरिकन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े रहे हैं इरविन गॉफमैन भी। तो गॉफमैन अमेरिकन समाजशास्त्री नहीं है, इनका जन्म तो 1922 में कनाडा में हुआ था और 1982 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन फिर भी अमेरिकन समाजशास्त्री या अमेरिकन शिकागो संप्रदाय से जुड़े हुए माने जाते हैं इरविन गॉफमैन। तो इरविन गॉफमैन का जन्म कहाँ पे हुआ? कनाडा में हुआ। कौन से परिप्रेक्ष्य से जुड़े रहे? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े रहे। ठीक है। दूसरा, किसका जनक कहा जाता है इन्हें? इन्हें माइक्रो सोशियोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब इनकी रचनाओं की बात करें तो इरविन गॉफमैन की किताबों से क्वेश्चन कईयों बार पूछे गए, काफी फेमस रचनाएं हैं और इनके सारे सिद्धांत में इनकी, अगर आपको किताबें अच्छे से याद है तो सिद्धांत भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहली जो बड़ी फेमस किताब है, वो कई बार एग्जाम में आ चुकी है, आपको याद होना चाहिए, सन भी याद कर लीजिएगा इसका। वो किताब का नाम क्या था? किताब का नाम है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एवरीडे लाइफ। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959 में ये किताब आई थी। ये किताब कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है, तो आपको मालूम होना चाहिए इस किताब के बारे में। दूसरी बड़ी फेमस किताब है 1961 की, वो है असाइलम। तीसरी महत्वपूर्ण किताब थी एनकाउंटर्स, ये भी 1961 में किताब आई। चौथी बड़ी महत्वपूर्ण किताब थी बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्रेम एनालिसिस का जो विचार दिया है याद रखिएगा। इसके अलावा स्टिग्मा, स्टिग्मा तो हम पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी है अपने आप में, कलंक की अवधारणा। स्टिग्मा थ्योरी जो दी है आपकी गॉफमैन की। इंटरेक्शन इंटरेक्शन रिचुअल्स, रिलेशन इन पब्लिक, फ्रेम एनालिसिस याद रखिएगा, जेंडर एडवर्टाइजमेंट, फ्रॉम ऑफ टॉक याद रखिएगा, फॉर्म ऑफ टॉक। ये सारी किताबें हैं, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, सबसे पहली किताब जो है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इस किताब को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बड़ी फेमस किताब है असाइलम। तीसरी महत्वपूर्ण किताब है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस। चौथी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है स्टिग्मा। स्टिग्मा का याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, सन 1963। असाइलम का सन याद कर लीजिएगा 1961। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ याद कर लीजिएगा 1959। ये सारी किताबें वो हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम विचार देखते हैं और पहला विचार आता है हमारे इरविन गॉफमैन का, वो है अभिनय शास्त्रीय उपागम। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन बनता है, ड्रामेटिकल अप्रोच या अभिनय शास्त्रीय उपागम या नाट्य उपागम किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर क्या आएगा? इरविन गॉफमैन ने। अब इसको थोड़ा सा बेसिक समझिए और इसके अतीत को, इसके इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश कीजिए। इरविन गॉफमैन ने 1960-1970 के दशक में, 60-70 का दशक जो है, इस दशक में समाजशास्त्र की अध्ययन की एक नई विधा, अध्ययन की विधा याद रखिएगा, सिद्धांत नहीं है, एक मेथड है अपने आप में। इस मेथड को डेवलप किया जिसे हम कहते हैं अभिनय शास्त्रीय उपागम। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, अभिनय शास्त्रीय उपागम कब डेवलप हुआ? 1960-70 के दशक में डेवलप हुआ। किसने डेवलप किया? इरविन गॉफमैन ने डेवलप किया था। अब कैसे डेवलप किया? तो इरविन गॉफमैन ने स्कॉटलैंड में, कहां पर? स्कॉटलैंड में सेथ आइलैंड, क्या नाम है? सेथ आइलैंड, क्या सेथ आइलैंड नाम है इसका, रखिएगा। इस सेथ आइलैंड पर अध्ययन किया। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि जो इरविन गॉफमैन ने अभिनय शास्त्रीय उपागम दिया है, ये उपागम उन्होंने कौन से देश में अध्ययन की पश्चात दिया था? तो स्कॉटलैंड में स्टडी करी सेथ आइलैंड की, और वहां पर इन्होंने अध्ययन करते हुए उस द्वीप पर दौरान जो समुदाय थे, उनके दैनिक जीवन का बड़ा सूक्ष्म और गहनता से अध्ययन किया। और गहनता के अध्ययन के पश्चात याद रखिए एक बड़ी फेमस किताब लिखी, अभी हमने पढ़ी भी थी, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इस किताब के माध्यम से ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो पहला क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि अभिनय शास्त्रीय उपागम किसने दिया? आपके इरविन गॉफमैन ने दिया। दूसरा, कहां पे अध्ययन करके दिया? स्कॉटलैंड में स्टडी करी। कौन सी किताब में दिया? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959 में लिखी थी। उस किताब में ये सिद्धांत या ये उपागम या ये मेथड प्रस्तुत करी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी किताब में दिया, कौन से क्षेत्र का अध्ययन करके दिया, कौन से देश की स्टडी करके दिया, किसने ये उपागम दिया है।
अब ये उपागम कहता क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो गॉफमैन कहते हैं कि मानव का जो सामाजिक व्यवहार होता है वो बहुत कुछ रंगमंच से मिलता जुलता है। आपने एक फिल्म देखी होगी आनंद, ठीक है? तो राजेश खन्ना की फिल्म में उसमें डायलॉग आता है कि हम सभी रंगमंच की कठपुतलियां हैं। इरविंग गॉफमैन का विचार भी वो यही है, देखा जाए तो। ठीक है, तो इरविंग गॉफमैन कहते हैं कि हम सबका सामाजिक व्यवहार जो होता है वो रंगमंच पर अभिनय की तरह होता है। जिस प्रकार रंगमंच पे लोग अभिनय करते हैं, इस प्रकार से एक अभिनय होता है, अभी व्यक्ति अभिनय करता है सामने वाले के सामने, और सामने वाला भी प्रतिक्रिया में अभिनय ही प्रकट करता है। सीधी सी बात है, एक्टिंग करते हैं दो लोग एक रंगमंच पर। तो समाज भी एक रंगमंच है जहाँ पर सभी जो है कर्ता धड़, जो रंग करता है, जो अभिकर्ता है, अभिनेता है, वो अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो समाज एक रंगमंच है और उस रंगमंच पर सभी लोग अपनी अपनी भूमिकाएं, सभी लोग अपने अपने अभिनय करते हैं। गॉफमैन ने कहा कि समाज एक रंगमंच की तरह है जहां व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने सेल्फ को दर्शकों के सामने, यानी वो जो है वो प्रकट करने की कोशिश करता है सामने वाले के सामने, और सामने वाला भी उसी प्रतिक्रिया को अपने हिसाब से प्रकट करने की कोशिश करता है। यानी इसमें एक अभिनेता नहीं है, बल्कि जितने भी लोग शामिल हैं रंगमंच में, सभी लोग अभिनय कर रहे हैं। वो सब लोग नाटक कर रहे हैं समाज में बैठे हुए, याद रखिएगा। और यहाँ पर दो प्रकार के स्टेज हैं, एक तो फ्रंट स्टेज है और दूसरा बैक स्टेज है। फ्रंट स्टेज वो है जहां पर व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है लोग उसे देख रहे हैं, तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बैक स्टेज में वो जानता है कि कोई उसे देखता नहीं है, वो उसका वास्तविक व्यवहार है, जहां पर वो बिना किसी सामाजिक मुखौटे के व्यवहार कर रहा है। हो सकता है बैक स्टेज पे जाके वो शराब पी रहा हो, ठीक है, सिगरेट पी रहा हो, लेकिन स्टेज पे जाके अचानक से वो महत्वपूर्ण एक प्रकार से आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाने लगता है। तो यानी समाज एक रंगमंच है और इस रंगमंच पे सभी लोग अपनी अपनी भूमिकाएं तय कर निभा रहे हैं। यही भूमिकाएं जो निभा रहे हैं, वो भूमिका निभाने के लिए उनका समाजीकरण हुआ है। और समाजीकरण भी दो तरीके से हुआ, फ्रंट और बैक। फ्रंट स्टेज वो है जहां व्यक्ति ने सामाजिक व्यवहार जो सीखा है समाज के अनुरूप, उसको प्रदर्शित कर रहा है। और बैक स्टेज वो है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक व्यवहार को प्रकट करता है। जैसे व्यक्ति घर में अलग प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है और चार लोगों में, अपने कलीग में, अपने ऑफिस में अलग प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। यही है समाज में फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। तो ये अभिनय शास्त्रीय उपागम किसने प्रस्तुत किया? ये दिया है इरविंग गॉफमैन के द्वारा। क्लियर हुआ यहाँ तक? दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इरविंग गॉफमैन का, वो है लघु अवधारणाएं। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु अवधारणाएं किसके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं? तो इरविंग गॉफमैन ने लघु अवधारणाएं दी हैं। अब ये होता क्या है? लघु अवधारणा मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। तो गॉफमैन ने कई सारी स्टडी करी, और स्टडी करके उन्होंने इनकाउंटर्स, अभी हमने देखा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, रिलेशन इन पब्लिक, ऐसी कई सारी किताबों की रचना करी। इन सभी किताबों में, पुस्तकों में उन्होंने अभिनय शास्त्रीय विश्लेषण की अपनी परंपरा को कायम रखा, कि भाई जो उन्होंने दिया था पब्लिक एवरीडे लाइफ में, उसी विचार को आगे बढ़ाया इन किताबों के माध्यम से भी। और कई सारी समाजशास्त्रीय अवधारणाओं की रचना की। इन्हीं कई सारी समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को ही लघु अवधारणा कहा जाता है। तो लघु अवधारणा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इरविन गॉफमैन ने जो तीन महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, इनकाउंटर्स, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस और रिलेशन इन पब्लिक, यहाँ पर लोग कैसा व्यवहार करते हैं, इसको समझाने के लिए कई सारी अवधारणाएं डेवलप करी हैं। इन्हीं को ही लघु अवधारणाएं कहा जाता है। तीसरा जो विचार है वो है कलंक, यानी स्टिग्मा। ये कलंक की जो अवधारणा है वो किसके के द्वारा प्रतिपादित की गई है? इरविन गॉफमैन के द्वारा प्रतिपादित की गई। कौन सी किताब में इसको प्रतिपादित किया, ये क्वेश्चन बनता है। तो किताब का नाम ही क्या था? स्टिग्मा। कब आई थी? 1963 में आई थी। सन याद होना चाहिए आपको, किताब का सन पूछा जा सकता है। तो 1963 में स्टिग्मा नामक किताब में कलंक की अवधारणा दी। अब कलंक की जो अवधारणा है वो क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इरविन गॉफमैन कहते हैं कि ये व्यक्ति की सामाजिक पहचान को प्रभावित करने वाली एक पद्धति है, या एक प्रकार से प्रक्रिया है। तो इरविन गॉफमैन का कहना है कि स्टिग्मा यानी कलंक एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो कोई व्यक्ति समाज की समान अपेक्षाओं के को अनुसार पूरी या स्वीकार्य पहचान नहीं रखता, उसकी पहचान निर्धारित करने में काम आता है। आसान भाषा में कहें तो कलंक क्या है? समाज आपसे कुछ अपेक्षाएं करता है, लेकिन जब आपका व्यवहार समाज के अनुरूप ना हो, समाज आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपको ये करना है, लेकिन ये नहीं करना है, अगर ये करा तो आप बदनाम हो जाएंगे। यानी आपने समाज के अनुरूप जो पहचान कायम करनी थी, आपने वो नहीं करी।
बल्कि आपने एक नकारात्मक छवि जुड़ गए, आपने नकारात्मक छवि धारण कर ली जिसे समाज गलत मानता है। तो समाज जिस बात को, जिस छवि को गलत मानता था, आपने उसी छवि को धारण कर लिया। इसे ही कहा जाता है कलंक, और कुछ भी नहीं है। और इसका असर आपके, ना केवल आपके सामाजिक स्थान पर, बल्कि आपके आत्मसम्मान पर भी पड़ता है। क्योंकि समाज आपको सही स्वीकार करेगा नहीं, समाज आपको कमतर आंकेगा, समाज आपको बहिष्कार की नज़र से देखेगा। तो सीधी-सी बात है, आपका आत्मसम्मान भी कमज़ोर होगा और समाज में आपकी सामाजिक स्थिति में भी गिरावट आएगी, सोशल स्टेटस भी गिरेगा। यही है कलंक की अवधारणा। तो समाज ने जो पैमाना बनाया है स्वीकृत व्यवहारों का, जिसको समाज स्वीकृत मानेगा या फिर अस्वीकृत करता है, जिन व्यवहारों को समाज स्वीकृत मानता है, अगर वो आप करेंगे तो कलंक क्यों लगेगा? लेकिन जिस व्यवहार को समाज सही नहीं मानता, अगर आप वो कर रहे हैं, तो समाज आपको क्या लगा देगा? कलंक लगा देगा। और फिर समाज आपको आपकी सामाजिक स्थिति से भी गिरा देगा और कहीं न कहीं आपके आत्मसम्मान को भी चोट पहुँचेगी। यही होता है कलंक। अब गॉफमैन कहते हैं कलंक कई प्रकार का होता है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कलंक कैसा है? पहला, शारीरिक विकृति। आपके फिजिकल जो होता है, शारीरिक कलंक होता है, जैसे अंधापन, लंगड़ापन, चेहरे पर या शरीर पर कोई विकार हो, याद रखिएगा। तो समाज कहीं ना कहीं इस प्रकार के व्यक्ति को क्या मानता है? कहीं ना कहीं जो प्राचीन काल की बात करें तो उसे पुनर्जन्म का फल माना जाता था, बुरे कर्मों का नतीजा माना जाता था। यानी विकलांगों को या दिव्यांगों को हमेशा समाज पर कलंक के रूप में देखा गया लंबे समय तक। बात अलग है कि आज हम उनको दिव्यांग जन कहते हैं, लेकिन समाज कहीं ना कहीं उन्हें ये मांग के चलता है कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। ये जो कलंक लग जाता है, ये कौन सा कलंक हुआ? वो शारीरिक हुआ। दूसरा, चारित्रिक दोष। दूसरा प्रकार क्या है कलंक का? जैसे कोई व्यक्ति मानसिक बीमार है, अपराधी इतिहास से आता है, उसका बैकग्राउंड है, नशा है, बेईमानी है, उसकी मान लीजिए परिवार से कोई व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मान लिया जाएगा? भले ही वो लिप्त नहीं है, लेकिन वो उस फैमिली से आता है, उस बैकग्राउंड से आता है, तो ऐसे में उसको भी कलंक लग जाएगा। तीसरा, जनजातीय कलंक। कुछ कलंक ऐसे हैं जो जाति के आधार पर, धर्म, नस्ल के आधार पर, समुदाय के आधार पर आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी पूर्व धारणाओं से जुड़े हुए हैं, आपके पूर्वाग्रहों से जुड़े हुए हैं। जैसे दलित समाज पर एक प्रकार से लगा दिया गया कि तुम मरे हुए जानवर उठाते हो। भले ही वो दलित समाज का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर क्यों ना बन जाए, तब भी उसे ये कहा जाएगा कि तुम्हारे पूर्वज तो, देखिए, नाली साफ करते थे, तुम्हारे पूर्वज तो मरे हुए जानवर उठाते थे। ये जो कलंक लग जाता है समाज पर, इसी को भी क्या कहा गया? जनजाति कलंक कहा है। किसने? आपके इरविंग गॉफमैन ने। तो कलंक के कई सारे प्रकार बताए। अब साथ ही साथ कलंक को लेकर दो अवधारणाएं भी दी हैं इरविंग गॉफमैन ने। पहला क्या है? डिस्क्रेडिट, और दूसरी है डिस्क्रेडिबल। ये दोनों अंतर क्या होता है? डिस्क्रेडिट क्या होता है? ऐसा कलंक जो सभी को दिखाई देता है, जिसे आप छुपा नहीं सकते, जैसे विकलांगता। और कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो छुपे होते हैं और जिन्हें आप हमेशा कोशिश करते हैं कि वो छुपे रहें। जैसे कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है, वो क्यों चाहेगा समाज में ढिंढोरा पीटना कि वो एचआईवी पॉजिटिव है? वो अपने लंगड़ेपन को नहीं छुपा सकता, वो अपने अंधेपन को नहीं छुपा सकता, लेकिन वो अपने एचआईवी पॉजिटिव होने को छुपाना चाहेगा। इसी को दो अवधारणाओं के माध्यम से समझाया है इरविन गॉफमैन ने। अब व्यक्ति पे जब कलंक लग जाता है तो क्या करेगा? तो इरविन गॉफमैन कहते हैं व्यक्ति हमेशा ऐसी रणनीति अपनाएगा जिसमें कलंक को छुपाने की रणनीति हो, और इसके लिए वो 3 कदम उठाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा यूजीसी नेट में कि भाई, कलंक को छुपाने की या कलंक प्रबंधन के लिए 3 प्रकार की कोशिशों की बात करी है किसने? इरविन गॉफमैन ने। पहला, व्यक्ति जानकारी को छुपाने की कोशिश करेगा। दूसरा, व्यक्ति अपनी छवि का निर्माण करेगा, ऐसी छवि बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो कलंक के रूप में एस्टेब्लिश ना हो पाए। यानी एक व्यक्ति मान लीजिए विकलांग है, लेकिन वो फिर भी वो आईएएस बनने की कोशिश करेगा ताकि उसकी विकलांगता छुप जाए उसके आईएएस के पद के सामने। और तीसरा, ग्रुप एफिलिएशन, यानी वो कलंकित व्यक्तियों के समुदाय से जुड़ जाएगा। ये व्यक्ति विकलांग है तो विकलांग लोगों की टीम में शामिल हो जाएगा ताकि लोग उसको विकलांग कहे ही नहीं। सीधी सी बात है। तो कलंकित व्यक्तियों के समुदाय से जुड़ जाता है ताकि कलंक लग ही नहीं पाए, ताकि समूह पे कलंक है, सभी लोग कलंक लग जाएगा उसमें, तो सीधी सी बात है। तो उसको अकेले को नहीं झेलना पड़ेगा। तो व्यक्ति 3 कदम उठाता है। पहली बात, जानकारी, वो जानकारी छुपाएगा। दूसरा, वो ऐसी छवि बदलने की कोशिश करेगा। या तीसरा, वो कलंकित व्यक्तियों के समुदाय से ही जुड़ जाएगा, ठीक है, ताकि अकेला ना पड़ जाए। ये 3 कदम उठाता है व्यक्ति स्टिग्मा यानी कलंक से बचने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब कलंक का प्रभाव क्या पड़ता है? तो इरविंग गॉफमैन कहते हैं कलंक के कारण व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, समाज उसे बेदखल सा कर देता है। उसमें कहीं न कहीं आत्मग्लानि और आत्महीनता की भावना पैदा हो जाती है। उसको पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त अच्छे अवसर नहीं मिलते, नौकरी या विवाह के अवसर नहीं मिलते, और कहीं न कहीं जो उसकी आइडेंटिटी होती है, क्राइसिस खड़ी हो जाती है, उसकी आत्म पहचान का संकट खड़ा हो जाता है। उसकी पहचान बन जाता है अंधापन, लंगड़ापन,
ठीक है, ये सब चीजें क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पहचान योग्यता से होनी थी, लेकिन लोग उस पर तरस खाने लगते हैं। ये जो है संकट खड़ा होता है, वो स्टिग्मा के कारण होता है। ये स्टिग्मा का विचार किसने दिया है? यही विचार है इरविन गॉफमैन के। अगला जो विचार आता है इरविन गॉफमैन का, वो है टोटल इंस्टीट्यूशन यानी समग्र संस्था की अवधारणा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल इंस्टीट्यूशन का विचार किसने दिया? तो टोटल इंस्टीट्यूशन का विचार दिया था असाइलम नाम की किताब है 1961 में इरविन गॉफमैन ने, याद कर लीजिएगा। तो टोटल इंस्टीट्यूशन समग्र संस्था की अवधारणा किसने दी है? इरविन गॉफमैन ने दी है। कब दी? 1961 में दी। कौन सी किताब में दी? असाइलम नामक किताब में दी। असाइलम का मतलब क्या होता है? पागल खाना या मानसिक संस्थान होता है, मानसिक चिकित्सालय जो होता है उसे हम मानसिक अस्पताल जो होता है उसे असाइलम कहा जाता है। तो इरविन गॉफमैन ने मानसिक संस्थानों में रहने वाले व्यक्तियों का जीवनों पर अध्ययन किया। और कहाँ पर अध्ययन किया? अमेरिका का एक मानसिक अस्पताल है द एलिजाबेथ हॉस्पिटल, वॉशिंगटन डीसी में। वहां पर 1 वर्ष तक अध्ययन किया, परीक्षण किया। और परीक्षण करने के पश्चात टोटल इंस्टीट्यूशन समग्र संस्थान, याद रखिएगा, इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो इरविन गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहली बात तो ये, टोटल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ व्यक्ति का संपूर्ण जीवन संस्था के द्वारा ही नियंत्रित होगा। यानी अब सब कुछ संस्था ही तय करेगी, उस व्यक्ति की अपनी कोई भूमिका नहीं होगी, उस व्यक्ति का अपना कोई पहचान नहीं होगी, संस्था ही उसकी पहचान बन जाएगी। संस्था ही उसका रहने का, खान-पान का, काम करने का, सामाजिक संपर्क का, वो किससे बैठ सकता है, किससे बातचीत कर सकता है, किससे मिल सकता है, क्या पहनेगा, क्या नहीं पहनेगा, सब कुछ कौन तय करेगा? वो टोटल इंस्टीट्यूशन यानी संस्था ही तय करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानसिक अस्पताल, जैसे जेल, जैसे सेना, जैसे अनाथालय, जैसे वृद्धाश्रम, जैसे आश्रम मठ, ये सब क्या है? इन सबको टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, समग्र संस्था कहा जाता है। इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति की खुद की पहचान खत्म हो जाती है। ये संस्थाएं व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं, खान-पान से लेकर पहनावे तक, उसकी पहचान तक सब कुछ कौन तय करती हैं? ये संस्थाएं तय करती हैं। इन्हीं संस्थाओं को टोटल इंस्टीट्यूशन कहा है इरविन गॉफमैन ने। अब इरविन गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन की क्या विशेषताएं बताई हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इरविन गॉफमैन ये कहते हैं, सबसे पहला, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वो निवास समाज से पूरी तरह कट जाती हैं। यानी व्यक्ति को उसका जो परंपरागत निवास स्थल था, हैबिटेट था, वहां से काट के रख देती हैं। व्यक्ति की अपनी कोई पहचान नहीं होती, व्यक्ति की जिस समुदाय से, जिस शहर से, जिस क्षेत्र से आता है, वहां से वो निवासी अब नहीं रह जाता। दूसरा, सभी क्रियाएं संस्थाएं के द्वारा ही तय की जाती हैं। यानी व्यक्ति का भोजन, उसका सोना, दवाइयाँ, मुलाकात, सब कुछ नियमबद्ध आपकी संस्था तय करेगी, व्यक्ति की अब कोई भूमिका नहीं होगी। तीसरा, एक रूपता। इस प्रकार की संस्थाओं में व्यक्ति को एक समान तरीके के कपड़े पहनाए जाते हैं, एक समान प्रकार का व्यवहार होता है, एक प्रकार समान प्रकार की समय सारणी के अनुसार चलना होता है। और चौथा, इस प्रकार की संस्थाओं में व्यक्ति की कोई प्राइवेसी नहीं होती, उसकी कोई निजता नहीं होती, उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, उसे हर काम समुदाय के बीच में रहते हुए ही करना होता है। तो ये विशेषताएं होती हैं टोटल इंस्टीट्यूशन की। अब टोटल इंस्टीट्यूशन में जो व्यक्ति शामिल हो जाएगा, तो इरविन गॉफमैन कहते हैं उसका जो सेल्फ होता है, स्व होता है, वो पूरा मॉडिफिकेशन हो जाता है। यानी व्यक्ति का जो समाजीकरण था, अब एक प्रकार से नया समाजीकरण चल रहा है। यानी उसकी पुरानी पहचान खत्म कर दी गई है और एक नई पहचान स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तब आपके इस दौरान, याद रखिएगा। तो इस दौरान होता क्या है? टोटल इंस्टीट्यूशन क्या काम करेंगे? टोटल इंस्टीट्यूशन, गॉफमैन कहते हैं कि इस टोटल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति की पहचान को सिस्टमेटिकली, विबंधित तरीके से तोड़ा जाता है। उससे कपड़े बदलवा दिए जाते हैं, उसके नाम बंद कर दिया जाता है, अब उसको नंबर से बुलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसने पोस्ट से बुलाया था, कमांडेंट, ठीक है, या आपके कर्नल या लेफ्टिनेंट। उसकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, उसकी सारी निजी वस्तुएं छीन ली जाती हैं, उसके सेल्फ को नष्ट कर दिया जाता है और उसमें नया सेल्फ डेवलप करने की कोशिश की जाती है। यानी पुनर्समाजीकरण किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? इसे कहा गया है टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा। किसने दी है? इरविन गॉफमैन ने दी। चौथी जो अवधारणा है इरविन गॉफमैन की, वो है फ्रेम एनालिसिस। अब ये फ्रेम एनालिसिस की जो अवधारणा है, ये किताब लिखी 1974 में। इसी किताब में फ्रेम एनालिसिस की अवधारणा दी है। क्या है फ्रेम एनालिसिस? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग टफ लगती है अवधारणा, बड़ा आसान है। तो इरविन गॉफमैन के इस विचार को समझिए। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया
जब लोग रोजमर्रा के जो अनुभव होते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसी परिस्थिति में जाते हैं, तो कैसा व्यवहार करते हैं। इसी को समझने के लिए उन्होंने एनालिसिस फ्रेम की अवधारणा दी कि हर व्यक्ति अपना एक फ्रेम तैयार कर लेता है। यानी अगर वो एक जगह पर मिलने गया है तो वहां पे उस हिसाब से फ्रेम के हिसाब से ढल जाएगा। अगर व्यक्ति दूसरी जगह मिलने गया है तो दूसरी परिस्थिति है तो अपने फ्रेम को चेंज कर लेगा, यानी दूसरे तरीके से मुलाकात करेगा। हो सकता है कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि वो आदमी तो हमेशा गुस्से में रहता है, जबकि दूसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारे साथ तो अच्छे से रहता है। यानी वो अपना फ्रेम चेंज कर लेता है। वो जिनसे पसंद करता है उनके बीच तो अच्छे से रहता है, जिनको पसंद नहीं करता, जिनके साथ इरिटेट होता है, उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार करता है। यानी व्यक्ति हमेशा जब लोगों से मिलता है तो अलग अलग फ्रेम के हिसाब से व्यवहार करेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, इसी को फ्रेम एनालिसिस कहा है कि यहाँ पर व्यक्ति ये सोचता है कि वो किससे बातचीत करनी है, किससे कैसा व्यवहार करना है। और ये फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सोशल। नेचुरल में जब व्यक्ति प्राकृतिक घटना घटती है, भूकंप आ जाए, बारिश हो जाए, कहीं भी ऐसी घटना घटती है तो व्यक्ति अलग तरीके के व्यवहार करता है। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब व्यक्ति से कहा जाता है तो व्यक्ति का व्यवहार अचानक से बदल जाता है। कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको विचार, लेकिन बड़ा आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, रात को गया वो एक पार्टी में, एक परिवार फैमिली गैदरिंग में गया या किसी फैमिली पार्टी में गया, किसी फ्रेंड सर्कल के यहाँ। वहाँ पे वो रात को उनसे मिल रहा है तो उसका माहौल अलग होगा। देखिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आपके वाइन पी रहे हैं, जो भी है खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक से बातचीत कर रहे हैं, मजाक चल रहा है। मालूम पड़ा सुबह अगले दिन उसी परिवार में डेथ हो गई है। अब वो व्यक्ति सुबह फिर गया तो क्या इस बार हंसी मजाक करेगा? नहीं, अब फ्रेम चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि माहौल बदल गया है। रात में आराम से पार्टी वाला माहौल था, अब सुबह आपका मातम हो रहा है। तो मातम में वो ठीक वैसा व्यवहार नहीं करेगा, भले वो उनको जानता था। शाम तक उनसे आराम से उसी फैमिली में वो हंस गा रहा था, अच्छे से बातचीत कर रहा था, लेकिन सुबह क्या होगा? सुबह वो चुपचाप रहेगा उसी फैमिली के लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि फ्रेम चेंज हो गया। यही है फ्रेम एनालिसिस। व्यक्ति हमेशा परिस्थिति के अनुसार, हमेशा संदर्भ के अनुसार अपने व्यवहार को बदल लेता है, अलग अलग प्रकार से व्यवहार प्रकट करता है। इसी को फ्रेम एनालिसिस कहा है। तो व्यक्ति जब किसी पार्टी में जाता है तो भाई मिलनसार सामाजिक स्थिति में जाता है, मिलता है, सबसे घुल मिलता है। लेकिन अगर किसी कोर्ट में जाएगा तो फिर वो औपचारिक कानूनी स्थिति होती है, इस हिसाब से गंभीर होकर जाएगा। यानी उसके व्यवहार में अचानक से गंभीरता आ जाएगी। तो यही होता है फ्रेम, और कुछ भी नहीं है। इसको इसी उदाहरण से समझिएगा कि एक व्यक्ति एक परिवार में शाम को पार्टी में गया था और अगले दिन सुबह उसी परिवार में मातम में गया है। दोनों में अंतर हो जाएगा उस व्यक्ति का। लोग वही हैं, व्यक्ति वही है, बस परिस्थिति बदलने से व्यक्ति का फ्रेम चेंज हो जाता है। इसी को कहा है फ्रेम एनालिसिस। हमने पढ़ा था ना, इरविंग गॉफमैन ने कहा था हर व्यक्ति अभिनय करता है। तो परिस्थिति लोग वही हैं, बस मंच बदल जाता है, और अभिनय का मंच बदलते ही, परिस्थितियां बदलते ही सब कुछ फ्रेम चेंज हो जाता है। इसी को कहा है फ्रेम एनालिसिस। तो इरविंग गॉफमैन के विचार में आपने अभिनय शास्त्रीय अवधारणा को पढ़ना है, कलंक की अवधारणा को पढ़ा, फ्रेम एनालिसिस को समझने का प्रयास किया। ये वो टॉपिक हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा इरविंग गॉफमैन के बारे में। तो यूजीसी नेट की हमारी क्लासेस चल रही हैं लाइव। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 2,500 में पूरा कोर्स है, पीडीएफ नोट्स विद आपके लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट। ठीक है, ये कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होगी। तो भले ही अगर आप तैयारी इस साल पेपर नहीं दे रहे हैं, दिसंबर वाला पेपर देंगे, तो भी अभी से आप तैयारी करेंगे तो और अच्छी बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। क्लियर है? हमारा ये से ही 30 मई को हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जून में फिर से नया बैच शुरू होगा दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। तब भी आपको फिर से पढ़ने को मिल जाएगा पूरा। जो लोग दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनका सिलेबस छूट गया है, लाइव क्लासेस निकल चुकी है उनके लिए, सिलेबस की 60% सिलेबस पूरा हो चुका है हमारा, तो ऐसे में टेंशन ना लें। अगर आप अभी भी कोर्स लेते हैं तो भी आपको वैलिडिटी 1 साल की ही मिलेगी। तो आपका जून वाला एग्जाम हो या दिसंबर वाला एग्जाम हो, दोनों ही एग्जामों में ये कोर्स काम आएगा। देखिए जितना जल्दी हो सके आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, या नहीं भी करते हैं तो अपने स्तर पे पढ़ते रहिए। कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब पे भी अपलोडेड हैं, आपके काम आएंगे। बस तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाइए, बेहतर तैयारी कीजिए, अच्छी ऑथेंटिक किताबों से पढ़िए, हरि कृष्ण रावत की शब्दावली को बार बार पढ़िए, और उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जो भी टॉपिक हो, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपके सामने लिखा आ रहा होगा,
उस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो एप्लीकेशन का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिना कोर्स के जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम पे हमारे चैनल का लिंक है, टेलीग्राम पे जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत से लेक्चर अपलोडेड हैं, आपके बहुत काम आएँगे। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।